एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि विद्युत क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। विद्युत की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ी, इसका इतिहास क्या है, कैसे विद्युत उत्पन्न हुई और यह किन चीजों से उत्पन्न की जाती है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत क्या होती है। तो जैसा कि पहली ही क्लास में हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा और एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं में काम करती है। आज विद्युत मनुष्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। बिना विद्युत के ऐसा लगता है, ऐसे लगने लगा है कि बिना विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के मनुष्य जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि बिना विद्युत के मनुष्य जीवित नहीं रह सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दैनिक क्रियाएं हैं वो विद्युत पर ही डिपेंड है, विद्युत पर ही आधारित है। यदि विद्युत ना हो तो यह सारी क्रियाकलाप हमारी बंद हो जाएगी और हम अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल आप जितने भी इस डिजिटल जगत में जितने भी उपकरण देख रहे हैं, उन सबको चलाने में इस विद्युत की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे आप जो उपकरण देख लें, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई और जितने भी विद्युत से उपकरण, चलने वाले उपकरण हैं, उन सब में इसकी आवश्यकता जरूरी है। और यदि विद्युत ना हो तो मनुष्य, ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका नियंत्रण तथा उपयोग जीवन को बेहतर बनाने में किया जाता है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसका नियंत्रण तथा उपयोग जीवन को बेहतर बनाने में किया जाता है। अब यदि विद्युत ना होती तो हमें ये पंखा, कूलर, बल्ब, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीजों का उपयोग करने में दिक्कत होती और हमारा जीवन कठिन हो जाता। जीवन बेहतर ना होकर जीवन कठिन होता, क्योंकि इन सब उपकरणों से जो कार्य हम बहुत देर में कर पाएंगे उसको हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर से हम ऐसे बहुत सारे कार्य कर लेते हैं जिनको हमें, यदि विद्युत ना होती तो कंप्यूटर का चलना भी असंभव होता और यदि यह ना चलता तो हमें जो इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। इसीलिए विद्युत जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विद्युत का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार नदी या समुद्र में पानी का बहाव जलधारा, वाटर करंट कहलाती है, हवा का प्रवाह, हवा की धारा, एयर करंट कहलाती है, उसी प्रकार सुचालक का प्रवाह, सुचालक का विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है।
जिस प्रकार नदी या समुद्र में पानी का बहाव जलधारा, हवा का प्रवाह वायुधारा यानी एयर करंट, और उसी तरह सुचालक में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है या कहलाती है। आवेश का प्रवाह विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अभी आगे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है और इस आवेश से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि विद्युत, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये आकाशीय बिजली को प्रदर्शित कर रहा है। आकाशीय बिजली आपने आसमान में बनते देखा होगा। जब पानी बरसता है उसके तुरंत बाद या उसके बीच में ही आकाशीय बिजली गिरती रहती है। आकाशीय बिजली जब गिरती है तो लपक के साथ गर्जना होती है तेजी के साथ, और उसी बीच में आकाशीय बिजली गिरती है। और जैसे ही आकाशीय बिजली गिरती है तो वह अर्थ से यानी धरती से करंट पाकर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जैसा कि आप इसमें इस आकृति की कुछ धाराएं देख रहे हैं। ये आपका आकाशीय बिजली है और इधर ये बिजली के खंभे द्वारा इस चित्र में प्रदर्शित है उच्च विभव की विद्युत लाइन और उससे एक शक्ति वितरण ट्रांसफार्मर। ये आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा गया है और इस विभव लाइन से गुजर रही है एक विद्युत लाइन। इस ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ एक शक्ति विभव ट्रांसफार्मर है जो कि इस विद्युत लाइन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आगे चलेंगे और देखेंगे पदार्थ में विद्युत आवेश किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं। पदार्थ में जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित हो सके सुचालक कहलाती है। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित हो सके वो पदार्थ सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। या वो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश सुचालक पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित हो सके सुगमता पूर्वक, उसे हम सुचालक पदार्थ कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं, धातु वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात धातुओं में विद्युत धारा सुगमता पूर्वक बहती रहती है। इलेक्ट्रिक करंट धातुओं में सुगमता पूर्वक गमन करती है या बहती है। गुड कंडक्टर, इन्हें अच्छे सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे सुचालक माना जाता है। धातुओं को विद्युत के अच्छे सुचालक माना जाता है। अर्थात एक धातु विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। इसका मतलब यह है कि एक धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यही कारण है कि बिजली के तार धातुओं तथा तांबे एवं एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा और एल्युमिनियम एक प्रकार की धातुएं हैं, इसलिए इनके द्वारा विद्युत तारें बनाई जाती हैं। विद्युत के जो तार हैं वो तांबे और एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। और इसका कारण यह है कि धातुओं में विद्युत धारा सुगमता पूर्वक बहती है या गमन करती है, क्योंकि धातुएं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। इसके बाद इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो 2750 ईसा पूर्व के मिस्र के किताबों के आधार पर यह कहा जा सकता है या यह कहना संभव है कि मनुष्य को प्राचीन काल से ही विद्युत धारा का ज्ञान
था लोगों को विद्युत करंट मारने वाली मछली के बारे में जानकारी थी। उस समय क्या था, 2750 ईसा पूर्व के लगभग मिस्र एक देश है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मिस्र। मिस्र के लोगों को यह ज्ञान था कि विद्युत करंट मारने वाली एक मछली होती है। इसका इन लोगों को ज्ञान उस समय था। लोगों को एक विद्युत करंट मारने वाली मछली के बारे में क्या था, जानकारी थी। तो विद्युत करंट मारने वाली मछली को नील का वज्र, उस समय वहां के जो लोग थे उस मछली को नील का वज्र कहते थे। नील का वज्र, उसको थंडर ऑफ नील कहा जाता था। नील एक नदी है जो कि मिस्र से होकर गुजरती है और अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरती है ये नदी। तो इसी कारण उसी में ये मछली पाई जाती थी, तो इसको थंडर ऑफ नील, नील का वज्र कहा जाता था। तथा उसे मछलियों का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ फिश, मछलियों का रक्षक भी माना जाता था। मछलियों का रक्षक भी माना जाता था। इस मछली को, जो करंट मारने वाली मछली थी, उसको नील का वज्र और मछलियों का रक्षक इन नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल से ही लोगों को ज्ञान था कि अंबर शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है और इस पदार्थ में, अंबर नाम के पदार्थ को जब बिल्ली की खाल, अंबर नाम के पदार्थ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता था, इस अंबर नाम के पदार्थ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता था तो अंबर में छोटे छोटे पदार्थों यथा बाल, कागज के टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता था। जैसा कि आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि आप पेन को ही अपने बालों पर रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या फिर धूल के कणों के पास ले जाएंगे तो वह उस पेन में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार जब बिल्ली की खाल से इस अंबर नाम के पदार्थ को रगड़ा जाता था और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या छोटे छोटे बालों के पास ले जाया जाता था, तो ये टुकड़े आकर्षित करने का गुण इसमें आ जाता था। इन टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता था। इसी समय एक वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी पूर्व में विद्युत के बारे में अध्ययन किया। विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में विद्युत के बारे में अध्ययन किया तथा एक नया लैटिन शब्द इलेक्ट्रिकस, ये एक नया शब्द था उस समय जो विलियम गिलबर्ट के द्वारा बताया गया था। इलेक्ट्रिकस, इस शब्द के द्वारा अंबर से लिया गया था। इलेक्ट्रिकस को अंबर से ही लिया गया। ग्रीक में अंबर के लिए इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग किया जाता था, या अंबर के लिए ग्रीक में इलेक्ट्रॉन शब्द का उपयोग किया जाता था या होता था। अब इलेक्ट्रिकस शब्द जो था, इलेक्ट्रिकस शब्द से ही अंग्रेजी शब्द इलेक्ट्रिक, इस इलेक्ट्रिकस शब्द से ही अंग्रेजी शब्द इलेक्ट्रिक बना। इस इलेक्ट्रिकस शब्द से ही अंग्रेजी शब्द इलेक्ट्रिक का निर्माण हुआ या इलेक्ट्रिक
शब्द बना और या फिर इलेक्ट्रिसिटी अस्तित्व में आया। इसी इलेक्ट्रिक के कारण आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी अस्तित्व में आया। तो ये चीजें आपने जाना कि किस प्रकार से इस इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत शब्द का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जन्म कैसे हुआ। एक बार फिर इसको आप देखेंगे कि विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी पूर्व में विद्युत के बारे में अध्ययन किया तथा एक नए लैटिन शब्द इलेक्ट्रिकस द्वारा इसे परिभाषित किया। उसने इस शब्द इलेक्ट्रिकस को अंबर से लिया। अंबर एक ग्रीक शब्द था, तो ग्रीक में अंबर के लिए इलेक्ट्रॉन शब्द का उपयोग किया जाता था और इसी इलेक्ट्रिकस शब्द से आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रिसिटी शब्द का निर्माण हुआ। इसके आगे आप पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो जब बिल्ली की खाल को कांच की रॉड या कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि जब बिल्ली की खाल को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा जाता था तो उसमें भी कागज या बाल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता था। सेम उसी प्रकार से जब कांच की छड़ को किसी पदार्थ से कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाएगा तो उसमें भी छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसा कांच की छड़ पर विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश आ जाने के कारण होता है। मान लीजिए ये कांच की छड़ है, कांच की छड़, और जब इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, ये आपकी बिल्ली की खाल, जब इससे इस पदार्थ को रगड़ा जाता है, इस छड़ को रगड़ा जाता है तो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि छड़ में आवेश आ जाता है, छड़ में विद्युत आवेश आ जाता है और विद्युत आवेश आ जाने या कांच की छड़ का विद्युत आवेशित हो जाने के कारण ऐसा होता है। उसी तरह जब एक कंघी से सूखे बालों को रगड़ा जाता है, जब एक कंघी से सूखे बालों को रगड़ा जाता है तो कंघी में विद्युत आवेश आ जाता है और यदि उस कंघी को हम छोटे छोटे टुकड़ों, कागज के टुकड़ों या बालों के पास ले जाएंगे तो वह उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश यही है कि जब किसी कंघी को या किसी कांच की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या सूखे बालों से कंघी को रगड़ते हैं तो उसमें विद्युत आवेश आ जाता है और विद्युत आवेश आ जाने के कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब ग्लास यानी रॉड, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के काम में ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन, इस ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि सिल्क के कपड़े या बिल्ली के खाल पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यह आपका कांच का रॉड है। जब इसको हम रगड़ते हैं इस बिल्ली की खाल से
जब इसको हम रगड़ते हैं तो इसके छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ के बिल्ली की खाल में चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित हो जाने के कारण क्या होता है, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे ग्लास रॉड यानी कांच की छड़ पर धन आवेश, इसमें धन आवेश आ जाएगा और इस बिल्ली की खाल में क्या होगा, वहीं दूसरी ओर कागज के टुकड़े के छोटे छोटे उनकी ओर आकर्षित करने लगता है। इसमें क्या होगा कि धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है छड़ में, और वहीं दूसरी ओर क्या होता है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के कारण सिल्क के कपड़े या बिल्ली के खाल पर ऋण आवेश आ जाता है, इसमें ऋण आवेश आ जाएगा। छड़ में धनावेश, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल में स्थानांतरित हुए और स्थानांतरित होने के कारण इसमें धनावेश और बिल्ली की खाल पर ऋण आवेश आ जाता है, यानी निगेटिव चार्ज इसमें आ जाता है। इसके बाद आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक, आवेश का SI मात्रक जो है वो कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जिसे C द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है कि आवेश का मात्रक लिखिए, या विकल्पीय प्रश्न के रूप में आ सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दे देगा आपको एम्पियर, कूलम, वोल्ट और भी कोई ऑप्शन दे सकता है। तो आपको बताना है कि आवेश का SI मात्रक जो है वो कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ये आपका आवेश का मात्रक होता है, जिसे C अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो आपका होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और इसमें जो आवेश होता है प्रोटॉन पर आवेश वो होता है प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये आपका प्रोटॉन पर आवेश होता है। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और उसकी क्वांटिटी तो मात्रा यही होती है, लेकिन इसमें माइनस में होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो प्रोटॉन पर आपको ध्यान रखना है कि प्लस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का, बाकी मात्रा दोनों में वही है। इसके बाद जो तीसरा कण है न्यूट्रॉन, उसमें कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो विद्युत उदासीन, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। इस प्रकार से ये तीनों कणों पर आपको आवेश ध्यान में रखना है कि किसमें कितना आवेश होता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है विद्युत आवेश तथा आधुनिक दृष्टिकोण। विद्युत आवेश के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं,
सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं इस धरती पर, वो परमाणुओं से बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो परमाणु होता है वो इन 3 कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु इन 3 कणों से मिलकर बना होता है और सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, जैसा कि अभी पीछे हमने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋण आवेश या ऋण आवेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए ये है जो टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक है, इसलिए इसमें सारी चीजें आपको समझते हुए चलना है। इसके बाद बराबर इलेक्ट्रॉन तथा बराबर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या सभी परमाणुओं में ऋण तथा धन आवेशों की संख्या बराबर होती है। जैसा कि अभी पीछे हमने आपको बताया कि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो उनमें जो आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन में क्योंकि ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर मान लीजिए यहां पर -5 है आवेश और इसके बराबर में प्रोटॉन है, तो इसमें +5 होगा। यही यहां पर कहा जा रहा है कि परमाणु में ऋण यानी निगेटिव तथा धन यानी पॉजिटिव आवेश की संख्या जो है वो बराबर है, भले ही उसका चिन्ह अलग अलग हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश। जिसके परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें प्लस रहेगा और इसमें माइनस, तो यह विद्युत रूप से उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि ऋण तथा धन आवेश की संख्या एक दूसरे को उदासीन कर देती है। प्लस और माइनस होता है तो माइनस प्लस ये आपका 0 यानी उदासीन बना देगा जब दोनों में आवेशों की संख्या बराबर होगी। आवेश की संख्या बराबर होगी तो वह पदार्थ को विद्युत उदासीन बना देगा। लेकिन जब किसी परमाणु पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है, तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। जब किसी कारणवश इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है
तो उस पर धनावेश आ जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान से समझना है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होगी तो उस पर ऋणावेश आएगा, और जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होगी तो उस पर धनावेश आएगा। तो इस प्रकार से तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आइए चलते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है कि विद्युत आवेश क्या है और इसका मात्रक क्या होता है। इसका जवाब आप कमेंट